गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। क्या होता है कोशिका चक्र? सबसे पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि चक्र क्या होता है। तो चक्र क्या होगा? किसी भी चीज का घूमकर अपनी जगह में वापस आ जाना चक्र कहलाता है। जो चीज जहां से स्टार्ट हुई हो वहीं पर आकर के वापस खत्म हो जाए हम उसे बोलते हैं चक्र। और आज हम बात करेंगे कोशिका चक्र की। कोशिका चक्र, एक कोशिका कैसे बनती है, कैसे नष्ट होती है, क्या क्या होता है और कितने प्रकार की प्रोसेस होती है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि एक पुरुष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। एक नर के अंदर या एक मेल पर्सन में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। यदि ये मेल है तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर होगा 46। एंड देन एक और हम यहाँ फीमेल बना लेते हैं। ये फीमेल है तो फीमेल में भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46। इस 46 का जब डिवीजन होगा तो ये टूटेगा। तो कितने भाग में टूट जाएगा? ये पहले टूटता है यदि इसने 46 से बना लिया 23 क्रोमोसोम, तो इसे बोलते हैं हम मियोसिस। यहां पर क्या होगा? मियोसिस। मियो का मतलब होता है हाफ। तो ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम कैसे हो जाए? आधे हो जाए, या हिंदी में हम इसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ये कहलाएगा अर्धसूत्री विभाजन। यदि यहां पर मियोसिस में आधे हो रहे हैं तो फीमेल में कितने होंगे? यहां भी क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाएगी। और ये जो 23 बना है ये कहलाता है युग्मक, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं गैमेट। ठीक है। और जो मेल में बनेगा वह भी गैमेट कहलाएगा। गैमेट जो है कॉमन वर्ड यूज होता है दोनों चीजों के लिए, चाहे हम मेल में बात करें या फीमेल में। और जब हम इसी को अलग अलग बात करते हैं, मेल के लिए अलग बात करते हैं और फीमेल के लिए अलग बात करते हैं, तो ये यहाँ पर कहलाता है स्पर्म। और ये कहलाता है ओव या ओवम, हम इसको बोलेंगे ओवम। तो ओवम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, या गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23। स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 23। जब इनका फ्यूजन होगा, और जब इनका फ्यूजन होगा तो ये आपस में बना लेते हैं जाइगोट। यदि हम बात करें यहां से, ये आया 23 मेल का और ये आया फीमेल का 23, तो यहां पर कितना हो गया? 23 ये और 23 ये। इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे वापस कितना हो गया? 46। अब 46 के मिलने से जो बना ये कहलाता है जाइगोट। जाइगोट जो मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से बनेगा वो जाइगोट होगा। अब इस जाइगोट में मल्टीपल टाइम डिवीजन होगा, बहुत बार डिवीजन होगा। और जब डिवीजन होगा तो ये क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे जाकर डेवलप होकर के पूरी की पूरी बॉडी बना लेता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 46 था, और जो हमारी बॉडी है ये हमारी पूरी बॉडी है। तो इस बॉडी में हम यदि किसी भी जगह का सेल लेंगे तो इस सेल में क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 46। तो देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ का लें या सिर का ले लें तो यहाँ भी जो क्रोमोसोम की संख्या होगी 46। हम पैर का ले लें तो यहाँ भी क्रोमोसोम की संख्या होगी 46। तो देखिए यदि हम इसके पहले वाले डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ 46 से कितना हो गया था? हाफ हो गया था, 23 हो गया था। तो जब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए वो कहलाता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। दूसरी चीज हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 46 था, यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हर एक सेल में, हर एक कोशिका में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी है? 46। यहाँ भी 46 थी, यहाँ भी 46 थी। तो जब यहाँ पर दोनों तरफ ये सेम है तो यहाँ पर ये कहलाता है समसूत्री विभाजन। यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज में या क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। माइटोसिस। अब जो 46 है इसे जनरली हम लोग डिनोट करते हैं 2n से। 2n, और इस 2n का मतलब होता है क्या? डिप्लॉइड। इसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड, या तो डिप्लॉइड बोल दीजिए आप इसे, या बोल दीजिए द्विगुणित। हिंदी में हम इसको बोलते हैं द्विगुणित।
तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई। एक का तो ऐसे जिसको विभाजित किया जा सकता हो, जैसे 46 है ना, हम इसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर गैमेट बना सकते हैं, ये हाफ हो सकता है, और हाफ होगा तो ठीक एग्जैक्ट हाफ होगा। और दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पर, अब यहाँ पर जो बचा 23, ये जो बचा, तो हम इसे यहाँ पर बोलते हैं एन। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। इसे क्या बोलेंगे हम, हैप्लॉइड, या तो हैप्लॉइड या अगुणित। देखिए वह 2 गुणित था, मतलब उसको 2 से डिवाइड किया जा सकता था, ये अगुणित मतलब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये 2 चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं इस प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें आप स्पर्म को बनाते हैं वो क्या कहलाएगा। प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, या हम इसी के लिए दूसरा शब्द क्या यूज कर सकते हैं, मेल गैमेट फॉर्मेशन। क्या होगा मेल गैमेट फॉर्मेशन, इसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज होगा जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसका मतलब क्या होगा, स्पर्म बनाने की प्रोसेस या प्रक्रिया, ये कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम सेकंड बात करते हैं इसी में, ओवम बनने का प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ओवम बना रहे हों, प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन, या सेकंड हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट को ही हम ओवम बोलते हैं। तो जब फीमेल का गैमेट बनेगा तब क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सेकंड क्या कहलाएगा, oogenesis। जब ओवम बनने की बात आती है तो हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है कि जब हम इसको कॉमन रूप से बोले, मतलब हम मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन बोलते हो, जब हमने ऐसा कुछ नहीं किया हो कि मेल के लिए हम अलग लिखना चाहते हैं या फीमेल के लिए अलग लिखना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे। देखिए स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनने का प्रोसेस oogenesis, तो गैमेट बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस। हम इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में से क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम हिंदी में बोलेंगे गैमेट फॉर्मेशन, सॉरी शुक्राणु जनन। यहां पर ये क्या कहलाएगा, शुक्राणु जनन। इसके लिए एक शब्द यूज होगा, शुक्राणु जनन। हिंदी में पूरा प्रोसेस आता है इसका, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। दूसरा आता है oogenesis, अंड युग्मकी या अंड बनने का प्रोसेस। हम इसके लिए यहां पर यूज कर लेंगे अंडाणु जनन। अब वैसे यदि हम गैमेटोजेनेसिस के लिए बात करेंगे तो इसके लिए जो हिंदी में शब्द आता है वो आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन, ये 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। आगे हम इसी में और देखते हैं कि जब ये गैमेटोजेनेसिस हो गया या स्पर्म बन गया तो ये स्पर्म बनेगा कैसे या सेल साइकिल कंप्लीट कैसे होती है। तो इसमें सेल साइकिल में या कोशिका चक्र में 3 स्टेज आती है। 3 स्टेज क्या क्या होगी, तो सबसे पहले आता है एम फेज, उसके बाद आगे चल करके आता है इंटरवल या इंटरफेज, और फिर से वापस आ जाता है एम फेज। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे यदि हम मूवी देखने गए हैं तो सबसे पहले मूवी चलती है एंड देन उसके बाद में बीच में थोड़ा सा गैप होता है 15 मिनट 20 मिनट का,
वो कहलाता है इंटरफेस। एंड देन फिर से एम फॉर मूवी, तो आप इसको बोल सकते हो मूवी। इसे लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपके समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, एम फेस, इंटरफेस, और फर्दर फिर से एक बार और क्या स्टार्ट हो गया, एम फेस। अब एम फेस क्या होता है और इंटरफेस क्या होता है? तो ये जो एम फेस यहाँ पर चला, ये जो एम फेस है, ये यही वाला एम फेस यहाँ पर वापस रिपीट होता है। बीच में इंटरफेस होता है। जैसे हम ये एक बार यहाँ एम से स्टार्ट किए, हम इंटरफेस में आए, वापस कहाँ आ गए, हम एम फेस में आ गए। तो ये जो वापस आने का प्रोसेस है, यही कहलाता है आपका सेल साइकिल या कोशिका चक्र। एक सेल ने अपना लाइफ यहां से स्टार्ट किया और ये पूरा यहां से चलते हुए उसने यहां वापस आया और यहां वापस दो भाग में बढ़ गया। तो ये एम फेस में था, ये भी एम फेस में आ गया, ये भी एम फेस में आ गया, और उसने इसके बीच में यहां से क्या किया होगा, यहां से ये चालू किया इसने, तो यहां पर इंटरफेस, यहां कुछ भाग एम फेस, और ये फिर अगले एम फेस में स्टार्ट हो गया ये। और इस इंटरफेस में यहां से जब इंटरफेस चालू होगा तो इसकी भी 3 प्रोसेस होती है। तो इसके पहले तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों होता कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या हम इसमें तो हम यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं कि काम कैसे करेगा और इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस, इसके लिए कॉमन वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है, अ फेज इज अ इंटरफेस is phase which present between two एम फेस। ये कैसा फेस होता है, या एक ऐसा फेस होता है जो दो एम फेस के बीच में उपस्थित होता है। इंटरफेस, या हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो हम यहाँ इसको बोलते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था ऐसी अवस्था होती है जो दो एम उपावस्था या एम अवस्था के प्रावस्था के बीच में उपस्थित होगी। तो इसके इस तरफ भी एम है, इस तरफ भी एम है। इसके अलावा एम फेस के लिए और क्या क्या कहा गया था, तो जब तक माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब तक माइक्रोस्कोप को नहीं खोजा गया था, तब इसे बोलते थे विराम अवस्था या गैप फेज। ये क्या कहलाता था, गैप फेज या विराम अवस्था। इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, हमने सूक्ष्मदर्शी बना लिए, और जब सूक्ष्मदर्शी बना लिए तो हमें वो सारी चीजें दिखाई देने लगी जो अभी तक हमको दिखाई नहीं दे रही थी। तो साइंटिस्टों ने क्या देखा, यहाँ पर साइंटिस्टों ने देखा कि इस एम इंटर अवस्था में, इंटरफेस में वो सारे काम हो रहे हैं जो पहले कभी हुए नहीं थे। तो उन्होंने इसको गैप अवस्था से बोल दिया ग्रोथ अवस्था या ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, इसे विकास अवस्था हिंदी में कहा जाता है। तो इंटरफेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंटरफेस स्टार्ट हुआ था दो एम फेज के बीच में प्रेजेंट होता है। पहले से क्या कहा गया था, पहले इसे कहा गया था गैप फेज या विराम अवस्था। बाद में जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो इसे क्या कहा जाने लगा, ग्रोथ फेज या विकास अवस्था। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है इसमें, वह देख लेते हैं। किसी भी एक सेल का, सपोज ये हमारा एक सेल है और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये डीएनए हो गया। तो यहाँ पर कुछ लिक्विड होगा, यहाँ पर कुछ लिक्विड होगा और कुछ लिक्विड यहाँ पर होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है जो रेड कलर का बना हुआ है हमारे पास में, ये क्या है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बना है ना, तो केंद्रक द्रव्य क्लियोप्लाज्म। और इन दोनों का डिवीजन हो जाना, इस एक कोशिका से दो कोशिका का बन जाना, यही कहलाता है सेल साइकिल। जब एक सेल साइकिल कंप्लीट होती है तो इसके कंप्लीट होने में दो चीजों का डिवीजन होता है, पहला तो साइटोप्लाज्मिक और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म।
ऐसा क्यों होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो पहले तो हम इस चीज को समझते हैं कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मतलब क्या होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, अब यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और यहां पर हम लिख लेते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन होगा या न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो यह कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है कैरियन, यह शब्द बना है किससे, कैरियन से, और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, केंद्रक दो भाग में बढ़ जाएगा। साइटोप्लाज्म, इसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा ये, साइटोकाइनेसिस। अब इस साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होगा क्या, कोशिका द्रव्य, और जहां कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो हमने उसका नाम क्या रखे, उसी से आधारित बना गया साइटोकाइनेसिस। अब इसके बाद और क्या चीजें आती है, तो अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था हमारे पास था सबसे पहले एम फेज। ये एम फेज, यहां भी एम फेज। अब ये कैरियोकाइनेसिस कहां पर होगा और साइटोकाइनेसिस कहां पर होगा, वो सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं। तो आपको याद होगा यहां पर था इंटरफेस, और इसके पहले वाले भाग में यहां पर था एम फेज, यहां भी था एम फेज या एम प्रावस्था। इस एम प्रावस्था में दो चीजें होती है। क्या क्या होता है, पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। दूसरा इसमें होता है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस एम फेज की। अब इस एम फेज में क्या होगा, देखिए यहां तो होगा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जो एम फेज यहां पर है, हमने पहले स्लाइड में देखा था, जो एम फेज यहां पर है वही एम फेज उठकर कहां आ गया, इस जगह पर आ गया। तो यदि यहां पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो यहां भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस ही होगा, और यहां पर होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये दो भाग हो गए हमारे पास में। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। फिर उसके बाद में अब बचा ये इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होगा, इंटरफेस इज द गैप फेज। क्या बोलेंगे हम इसको, गैप फेज। और इस गैप फेज में, अब ये गैप फेज है और बाद में साइंटिस्टों ने पता लगाया कि गैप फेज में तो बहुत ज्यादा वर्क होता है। तो इस गैप फेज में होता क्या है, अब हम पहले वो देख लेते हैं कि इस गैप फेज में होता क्या है। यहां पर आ गया आपका इंटरफेस। इंटरफेस, अब इंटरफेस में तीन उप अवस्था होती है। पहला होता है G1, फिर होता है S और फिर होता है G2। G2 को बोलते हैं, G1 को बोलते हैं गैप 1, ये कहलाएगा गैप 1, ये कहलाएगा गैप 2। अब बचता है S। तो S क्या होगा, S होता है सिंथेसाइज फेज, किसी चीज के बनने वाला फेज। सिंथेसाइज फेज, यहां पर किसी चीज का निर्माण होगा। गैप फेज पहला, गैप फेज यहां पर आ गया 2, पहला आ गया गैप फेज 1, गैप फेज 2 और सिंथेसाइज फेज। सिंथेसाइज फेज जहां पर सबसे ज्यादा काम होता है। एस फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटरफेस।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस एस फेज की। एस फेज क्या बोलेंगे हम? सिंथेटिक फेज। फेज अब क्या क्या सिंथेसाइज होगा इस एस फेज में? तो सबसे पहली चीज होती है यहाँ पर सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हम लिख लेते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा डीएनए का। सेकंड चीज क्या आ जाती है? यहां पर होता है हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? सेल चैप्टर में हमने पढ़े हैं, और थोड़ा सा मैं भी और बता देता हूं क्या होता है। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एस फेज में एक चीज और हो जाती है, सिंथेसाइज ऑफ किस चीज का? यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ पहले रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन होने के बाद में हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, हमने उसको बना लिया, और उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें होता है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। देखिए 3 काम है इसमें, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। ये तीनों के तीनों काम यदि आप ध्यान देंगे तो ये तीनों के तीनों काम कहां पर प्रेजेंट होंगे? ये तीनों के तीनों काम होते हैं न्यूक्लियस में। देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर डीएनए हो गया, यहां पर ये डीएनए हो गया। तो सबसे पहले ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, 2 पार्ट में बन जाएगा यहां पर। उसके बाद में सिंथेसाइज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के बीच में लगे रहते हैं, जो ब्रीडिंग के जैसे काम करते हैं या मोती के जैसे काम करते हैं, और सेंट्रियोल इसी के साइड में यहाँ पर साइनिंग करता रहता है। तो एस फेज में जितने भी काम होंगे वो न्यूक्लियस से रिलेटेड काम होंगे। एक वर्ड आ गया यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हमने अभी तक देखे हैं कि डीएनए होता है, और डीएनए कैसा होता है हमारे इस बॉडी में? वो होता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विकुंडलित होता है, ये द्विकुंडलित हो गया। इसके अलावा लीनियर होता है, ठीक है, ये द्विकुंडलित हो गया हमारा। इसके अलावा कैसा होगा? लीनियर होगा, मतलब ये लंबवत होता है। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके न्यूक्लियस जो होते हैं द्विकुंडलित होंगे प्लस लंबवत होंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं उसमें तो केंद्रक होता नहीं है, लेकिन डीएनए होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के बिना कोई जीव जीव कहलाएगा नहीं, हम उसको जीव में गिनेंगे नहीं। तो उसका जो होता है वो सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। अब इसी जीन में कुछ एक स्थान पर जब ये बहुत लंबा होता है तो इसको रैप करने के लिए यहाँ पर कुछ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामेयर होते हैं। एक होता है H1A, H2A, H2A, H2B, H3 और H4। और इन चारों प्रोटीन के 2-2 अणु होते हैं। 2-2 अणु होने के कारण क्या होता है? ये 8 बन जाते हैं, और 8 का पेयर होने के कारण इसको बोलते हैं ऑक्टामेयर, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामेयर। और ये बाकी बीच का हिस्सा लूज होगा, फिर हमें ऐसे और ऑक्टामेयर मिलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे ऑक्टामेयर हमको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसका रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन होने के बाद में ये इसका सिंथेसाइज हो गया, हिस्टोन प्रोटीन और बन गए। और इस हिस्टोन प्रोटीन के बनने के बाद में जो इसके बाहर था, ये सारा कुछ काम कहाँ था? न्यूक्लियस के अंदर था। और एक बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में एक डिवाइस और होती है, एक कोशिकांग होता है या सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल, तारक काय। ये इसके बाद में ये 1 से 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन से हम क्या समझते हैं? तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होगा? सबसे पहली चीज 2 वर्ड आते हैं, प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन, और एक होता है डुप्लीकेशन। तो यदि मैं एक इसको लीनियर डबल स्टैंडर्ड बना लेते हैं हम एक डीएनए को, ये सिंपल हमने एक डीएनए बना लिया, और उसके बाद में अब इसका 2 भाग बनेगा। जब रेप्लिकेशन होगा तो 2 भाग बनेगा। तो देखिए आधा भाग ये कौन सा हो गया? पुराना हो गया। ये वाला भाग कौन सा हो गया? पुराना हो गया। अब इसमें किसी एक भाग का नया आकर के लग जाए, कोई दूसरा भाग आकर के यहाँ पर लग जाए, तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन। मतलब आधा भाग पुराना और आधा भाग नया। और द्विगुणन में क्या होगा? यदि ये 1 है और ये 1 से 2 हो जाए तो ये कहलाते हैं डुप्लीकेशन, ये द्विगुणन। तो ये एक छोटा सा अंतर था इसमें, इसको भी हमने साथ में समझ लिया ताकि आगे हमको कहीं तो कोई परेशानी ना हो। तो एस फेज में हमारे पास कुछ इतने काम हुए।
अब इसके बाद यदि हम इंटरफेस में और आगे बात करते हैं तो इंटरफेस में हमारे पास दो फेस और आते हैं। कौन कौन सा आता है? एक आता है जीवन। अब जीवन क्या होगा और जीवन में क्या क्या चीजें होती है, हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, एक सेल है और सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल होंगे, कोशिकांग होंगे। तो सबसे पहले जितने भी सेल ऑर्गेनिल हैं उन सभी का डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनिल, कोशिकांगों का द्विगुणन। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होती है प्रोटीन का सिंथेसाइज होना। कौन से प्रोटीन का? तो हमारे सेल के अंदर सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन तो होंगे नहीं और दूसरे भी तरीके के बहुत सारे प्रोटीन होंगे। तो क्या होगा? सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण। और तीसरी चीज होती है, इसके बाद कौन सा फेस आएगा जीवन के बाद में? जीवन के बाद में आता है एस फेस। तो यहां पर होगा एस फेस का प्रिपरेशन ऑफ एस फेस, एस उपावस्था की तैयारी। इतने काम हमारे जीवन के होंगे। ऐसा हमने देख लिया है, एक बार और हम उसकी थ्योरी लिख लेते हैं कि उसमें होगा क्या क्या। हमने अभी जो देखे थे वो इमेज के थ्रू देखे थे, अब हम यहां देख लेते हैं कि एस फेस में और क्या क्या होगा। एस फेस, एस फेस में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। केशन ऑफ डीएनए, डीएनए का प्रतिलिपिकरण। दूसरा काम क्या करेगा ये? दूसरा काम करता है ये हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन। यहां पर जितने हिस्टोन प्रोटीन होंगे वो बनते हैं। और कितने होते हैं? अभी हमने 4 देखा, इसके अलावा एक H1 और होता है इसी में। हम लिखते हैं हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसाइज। हिस्टोन प्रोटीन का बनना। तीसरा पॉइंट होता है इसमें, एक और क्या था? तारक काय का डुप्लीकेशन, द्विगुणन। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, तारक काय का द्विगुणन। इसके बाद वापस से कौन सा फेस आ जाएगा? तो इसके बाद वापस आ जाता है हमारा G2 फेस। भाई जीवन हो गया, एस हो गया, अब बचा क्या हमारे पास लास्ट? G2 फेस। हम लिख लेते हैं यहां G2 फेस। अब G2 फेस में क्या क्या होगा? देखिए, G2 में क्या होगा? सबसे पहले जितने भी हमारे कोशिका के अंदर जो मेहमान हैं जिसको हमने बाहर से बुलाया था, कौन कौन से थे? 2 थे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों का डुप्लीकेशन होगा। और उसके बाद में फिर एक मेन फेस आता है एम फेस, तो उसकी तैयारी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे? डुप्लीकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस किसका? एनर्जी का। द्विगुणन किसका होगा? हरित लवक का।
माइटोकॉन्ड्रिया को सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, लेकिन कुछ एक जगह पर इसके लिए सूत्र कणिका भी लिखा आया है, तो हम यहाँ सूत्र कणिका लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो ये कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर दो चीजें बनती हैं क्या, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेशन हो गया और हरित लाभक का हो गया। इसके बाद एक और आता है इसमें, ये इसके बाद अब कौन सी अवस्था आएगी, एम अवस्था। तो यहाँ पर एम अवस्था का तैयारी होगी, प्रिपरेशन ऑफ किसका, एम फेज, एम प्रावस्था की तैयारी। इंटरफेस में सिर्फ इतनी ही चीजें हैं, इसके अलावा और इंटरफेस में है नहीं कुछ। इसके आगे कल हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे, और डायग्राम से समझने के बाद में फिर हम कल अगली क्लास में एम फेस की तैयारी देखेंगे कि एम फेस के अंदर और क्या क्या चीजें होता है। तो कल जो डायग्राम देखेंगे तो उसके साथ ही साथ हम इसका पूरा रिवीजन भी कर लेंगे, G1 कैसा होगा, S कैसा होगा और G2 कैसा होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक्स।